Hello students, welcome to my class of Capable Coaching Center. पीछे के क्लास में हमने आपको क्लास 10 के फिजिक्स यानी भौतिकी विषय के प्रकाश चैप्टर को पढ़ाया था। प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, किस तरह का तरंग है, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का क्या क्या गुण होता है, वहां तक हमने चर्चा की थी। मैं जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन बोलता हूं वो बिहार बोर्ड या हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स के, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चलेंगे, चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के, कि गोलीय दर्पण क्या है और उसके कौन कौन से गुण हैं, क्या कहाँ कितने तरह का होता है, कहाँ उसका फिगर बनता है, किस जगह पर रखने पर ऑब्जेक्ट को उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो इस हमने पीछे के क्लास में ये बताया था, जब जिस समय समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि समतल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है, यानी परावर्तक सतह कैसा है उस आधार पर ही हम उस दर्पण का डिफिनीशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। तो ये गोलीय दर्पण है, तो इसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय है, परावर्तक सतह माने जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा, परावर्तन हो रहा, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय है उसको कहेंगे गोलीय दर्पण। या दूसरे तरीका से भी हमने बताया था कि आप ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। दोनों आप लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया गोलीय दर्पण क्या है। फिर आता है कि गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है। तो गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो यहां देख लेते हैं बनावट। हमने क्या बताया था कि गोलीय दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। तो ये खोखला गोला हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि भाग होता है तो इसका दो पार्ट ले लिए, एक इधर का पार्ट ले लिए, एक इधर का पार्ट ले लिए। अब जब अंदर के सतह को हम अगर पेंट करेंगे, अंदर के सतह को सिल्वर से पेंट करेंगे या पेंट करेंगे, तो इसका परावर्तन कहां से होगा, बाहर से होगा। यानी इस दर्पण का बाहरी परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ है, और ये जो दर्पण है इसका हम बाहर से पेंट कर देते हैं। तो इसका परावर्तन कहां से होगा, परावर्तक सतह इसका अंदर हो गया, तो इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा, यानी धंसा हुआ है। तो धंसा वाला को कौन दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको अवतल दर्पण कहेंगे, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। इंग्लिश में इसको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर, और इसको कनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण कितना तरह का हुआ, गोलीय दर्पण दो तरह का हुआ। आप डिफिनीशन लिख भी सकते हैं, क्योंकि डिफिनीशन उतना लिखने में समय चला जाता है, समझा नहीं पाते, इसलिए हम समझाएंगे और डिफिनीशन धीरे धीरे बोलेंगे, आप लिख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, या ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? उत्तल, उत माने अर्थ, अर्थ पर ही स्पष्ट है डिफिनेशन। उत्तल, उत माने उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? अवतल, अव माने धसा हुआ, यानी जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। तो उत्तल दर्पण में धसा हुआ पार्ट पेंट रहता है, परावर्तन होता है उठा हुआ पार्ट से। अवतल दर्पण में उठा हुआ भाग पेंट होता है, परावर्तन होता है धसा हुआ भाग से। तो परावर्तक सतह किस प्रकार का है, उससे दर्पण का कैटेगरी डिसाइड होता है कि वो उत्तल है कि अवतल है। अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है, उत्तल है। अगर परावर्तक सतह धसा हुआ है, अवतल है। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स का मतलब की चर्चा करेंगे। क्या टर्म्स हैं दर्पण से संबंधित, क्या टर्म्स होते हैं? तो ये अवतल दर्पण है, इसलिए कि इसका बाहरी सतह प्लेटेड है, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। और इसका अंदर वाला रंगा हुआ है, पेंटेड है, इसका परावर्तक सतह कौन है? बाहर वाला, ये उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहला होता है, पहला पद क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, यानी पोल किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पोल ऑफ अ मिरर, या दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु को हम उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। तो इस दर्पण का यहां बीच में हुआ, ये पी हो गया ध्रुव। आइए अब उत्तल में भी चले तो ये हुआ, ये हो गया पी, ये बीच का पॉइंट। तो आप इसका दर्पण के ध्रुव का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु जो होता है उसको हम कहते हैं उस दर्पण का ध्रुव। फिर आता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं? वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? तो हमने दर्पण के डिफिनीशन में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। यानी ये जो गोलीय दर्पण है, ये इसके अगर हम इसके साइड, इसके स्फेरिकल एथी को अगर हम डॉट लाइन से पूरा करते हैं तो ये इस गोला का भाग है। ये जो नीचे दर्पण बनाए हैं तो इसका भी अगर हम पूरा पार्ट बनाते हैं उस रेडियस को लेकर, जितना उसका गोलाई है, तो इस तरह का दर्पण आता है। तो ये अवतल दर्पण जो है इस खोखला गोला का भाग है, और ये उत्तल दर्पण जो है इस खोखला गोला का भाग है। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस मिरर का इस खोखला गोला कौन है? ये है। इसका केंद्र कौन है? ये। तो इसको इस मिरर का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? सी से। पोल को किससे व्यक्त किया जाता था? पी से। वक्रता केंद्र को किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल सी से। तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। उत्तल दर्पण में ये इस गोले का पार्ट है, तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी देता है। ध्यान से देखिए कि वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह ये है, तो उसके परावर्तक सतह के तरफ ही होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह इधर है, इधर पेंट है, इधर सतह है। तो परावर्तक सतह इधर है, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ है? उसके दूसरी तरफ। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के तरफ ही होता है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के दूसरी ओर होता है। तो ये हो गया परावर्तक वक्रता केंद्र। फिर आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर में आपको पूछ देता है
कि मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं। तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं। तो उसका क्या डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को, सीधी रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मुख्य अक्ष क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरा, इस दर्पण का मुख्य अक्ष क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरा। तो मुख्य अक्ष समझ गए, मुख्य अक्ष क्या है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, तो वो किसको कहते हैं। तो उसका डिफिनीशन हम दो तरीका से दे सकते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, तो त्रिज्या हम लोग पढ़े हैं मैथ के क्लास में कि सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाला, सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा कि दर्पण के, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उस दर्पण की हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये डिफिनेशन भी हो सकते हैं, या साधारणतः आप लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, तो चूंकि नाम है इंग्लिश में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या हो गया। अब फिर आता है क्वेश्चन फोकस, मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस। तो मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या है, या सिर्फ पूछ देता है कि दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या डिफिनेशन उसका होगा, तो उसका डिफिनेशन होगा कि किसी भी दर्पण के किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरते हुए परावर्तित होती है। तो उस मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, और उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ गए। तो उसमें क्या होता है, ये गुजरती है मतलब डायरेक्ट गुजर गया, डायरेक्ट कट हो गया, तो उसको फोकस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। अब उसी तरह ये भी गोलीय दर्पण है, तो इसमें तो परावर्तक सतह इधर है। अब
सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस इधर होगा, तो इसमें क्या डिफिनेशन होगा, वही कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें था मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, इसमें इस प्रकार परावर्तित होती है कि उसको अगर पीछे की ओर मिलाया जाए, पीछे की ओर मिलाया जाए तो ये लगेगा कि इसी पॉइंट से ये आ रहा है, इसी पॉइंट से ये निकल रहा है। मान लीजिए कि इधर है, इधर से भी एक किरण ली है, आपतित की है, तो ये परावर्तित होगी, लेकिन जिसका डायरेक्शन एकदम वही होगा, लगेगा कि इस पॉइंट, तो ये लगेगा कि इस एक निश्चित मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। फिर ध्यान से देखिए, कंबाइन दोनों का, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसमें डायरेक्ट गुजर नहीं रही है, पीछे बढ़ाए हैं तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि गुजरती हुई या काटती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस सामने है अवतल का, इसका पीछे है। अब आता है फोकस दूरी क्या है, 7 नंबर फोकस दूरी, फोकसांतर, हिंदी में उसको आप फोकसांतर कहिए या फोकस दूरी, दोनों कहा जाता है। फोकसांतर या फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो फोकसांतर या फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर किसको कहते हैं, अगर डिफिनेशन पूछ देता है 1 नंबर में या डिफिनेशन में पूछ देता है तो क्या कहेंगे, फोकसांतर या फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है, ये दूरी है, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, उसको स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ या फोकस फोकसांतर या फोकस दूरी कहेंगे, उसको स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर 8वां टर्म इसमें क्या आता है, आयाम, पूछ देता है कि दर्पण के आयाम से क्या समझते हैं, आयाम से क्या समझते हैं। ठीक है, दर्पण के आयाम से आप क्या समझते हैं, तो दर्पण का जो चौड़ाई होता है, परावर्तक सतह का जो विस्तार होता है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक परावर्तन हो, यहां तक परावर्तन हो रहा है, तो इसका चौड़ाई क्या होगा, इतना चौड़ा दर्पण है, इतना चौड़ा दर्पण है, तो दर्पण के परावर्तक सतह के विस्तार को या चौड़ाई को, जहां तक परावर्तन होता है, उसको हम कहते हैं दर्पण का आयाम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दर्पण का आयाम कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस डिफिनिशंस इन इंग्लिश। सो फर्स्ट, what do you mean by spherical mirror? You can define spherical mirror in 2 types or combine both of them.
A spherical mirror is a part of a hollow sphere, or a mirror whose reflective surface is a sphere, है ना, is spherical. A mirror whose reflective surface is spherical, we call that spherical mirror. तो spherical mirror क्या है वो आप समझ गए. And now we are going to discuss some terms, the definitions of that terms, or where that terms exist in a mirror. So we will define it, we will show it pictorially. तो first, ध्रुव. What do you mean by pole? First term is pole. Without knowing the definition or exact position of the terms of a mirror or lens, you can't understand the figure formed by that mirror, or what type and nature of that figure. So, and you also can't draw the image of formed by that mirror. So first term is pole. What do you mean by pole? तो pole क्या है? Pole is the midpoint of or center point of a mirror. It is denoted by capital P. Then center of curvature. So we have already defined that a spherical mirror is a part of a hollow sphere. So we can define the center of curvature. The center of curvature of the spherical mirror is the center of the hollow sphere of which the mirror is a part. You can write it. I am going to tell it again. The center of curvature of a mirror is the center of the spherical hollow sphere of which the mirror is a part. Okay, and it is denoted by capital C. Now, principal axis, the line joining the center of curvature and pole of the mirror is called the principal axis. The line joining the center of curvature and pole of the mirror is called principal axis, and it is denoted by capital P. Now, radius of curvature, you can define it in two ways. You can say a radius of curvature. So the radius of curvature of a mirror is the radius of the hollow sphere of which the mirror is a part. ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते? What can we say? The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, and it is denoted by capital R. Now, principal focus, whether it be of concave mirror or convex mirror. What do you mean by principal focus? Then you define it. All the rays parallel to the principal axis, all the rays falling on a mirror parallel to the principal axis after reflection from the mirror passes through a point on a principal axis or appear to pass on a point of principal axis. फिर से समझ लीजिए, all the incident ray, all the ray coming to the mirror parallel to the principal axis after reflection from that mirror cuts or passes the principal axis at a point, and that point is called the focus of that mirror, and focus is denoted by capital F. Now, focal length. What do you mean by focal length? The distance between the focus and the pole is called focal length, and it is denoted by F. अब ध्यान देने वाली बात है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी फोकस जो होता है वो हमेशा कर्वेचर के रेडियस के बीचों बीच होता है, माने मध्य बिंदु होता है. फोकस जो होता है रेडियस के
माने एकदम बीच में मध्य बिंदु होता है, तो हम कह सकते हैं कि फोकस लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। इसी में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने रहेगा तो 2 इंटू फोकस, 2 इंटू एफ। तो ये फार्मूला इस पर क्वेश्चन 1 नंबर में बिहार बोर्ड में दे देता है कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकल लेंथ क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिया हुआ है तो बाय 2 कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा यानी 16। फिर दे देता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुनी होती है तो 2 से गुना कर देंगे। फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है तो उसको हाफ कर देंगे। तो ये दो फार्मूला बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में 1 नंबर में पूछता ही है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं इतना ही बता पाया हूं, कल फिर जो क्लास होगा तो उसमें मैं इसके बाद यानी गोलीय दर्पण के किस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखने पर, वस्तु को, बिंब को रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रकृति नेचर कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही मुझे मोटिवेट करता है और आगे करेगा कि हम फिर नया वीडियो नए टॉपिक पर डालूं। थैंक यू।